आज बिहार की बात में बात करेंगे हम लोग कि आज क्या घटना घटी है। आज की महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं जो खास करके देखिए तो तेजस्वी यादव वैश्य समाज को संबोधित कर रहे हैं पटना के बापू सभागार में। उसके बाद चिराग पासवान राजगीर में है, नालंदा कह लीजिए आपकी नीतीश कुमार के गृह जिले में है, जहां पर वो दलित भीम इस प्रकार के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा है वो गया में कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा पटना गांधी मैदान में भी वक्फ को लेकर के सरकार को एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी, इसमें सभी विपक्षी दल शामिल हुए हैं जिनका काम है कि वक्फ को पुराने तरह से बहाल किया जाए, उसमें संशोधन न किया जाए। खैर, अब इन बातों को देखते हैं कि इसमें क्या क्या ये आज ये कार्यक्रम है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है चारों कार्यक्रम। तेजस्वी यादव एक तरफ वैश्य समाज को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही वैश्य समाज जो उनके पिताजी के टाइम में घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, जिनका व्यापार ठप हो गया था, यानी जंगल राज, उस वैश्य समाज को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा राज्य आ जाएगा तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, निडर होकर काम कीजिएगा, कोई वसूली आपसे नहीं होगी, किसी प्रकार की ज्वेलरी आपके यहाँ से नहीं लूटी जाएगी, कोई कार नहीं लूटा जाएगा और किसी प्रकार की शिल्पी हत्याकांड जैसी कोई घटना नहीं घटेगी। ये सब बातें उनको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप रात में बेधड़क 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे जब चाहिए तो अपना सामान इधर उधर ले जा सकते हैं, ला सकते हैं और कारोबार कर सकते हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्य में आप सुरक्षित नहीं है और बाकी हमारे जब मेरी सरकार बनेगी तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका काम पूरी तरह हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब दूसरी ओर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इसमें हम बात करने जा रहे हैं चिराग पासवान की। उपेंद्र कुशवाहा तो कोई खास उनकी नहीं है, वो अपना चुनाव की तैयारी के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं और बोर्ड पर भी आएंगे, लेकिन उससे खास महत्वपूर्ण है चिराग पासवान की। देखिए, सिवान की रैली में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उनको नजरअंदाज किया और उनके बहनों अरुण भारती का, जीजा जी का जो बयान आ रहा है, उससे लग रहा है कि चिराग पासवान के अच्छे दिन नहीं आने वाले। या तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो नतीजा दिख रहा है जिस प्रकार से बीजेपी से भी उनकी दूरी बढ़ती जा रही है, वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है। वो अब 20% दलितों के नेता बनना चाहते हैं। पहले वो कह रहे थे हम पूरे समाज को लेकर के चलना चाहते हैं, सिर्फ दलित मेरे लिए नहीं है। अब वो 20% इस बार बिहार में ना, खास करके इस बार दलित वोटरों की लड़ाई है। कांग्रेस उधर राजेश राम को ले आई है, चिराग पासवान इधर अपना ताल ठोक रहे हैं, जीतन राम मांझी उधर खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में क्या होने वाला है। उधर मल्लाह गैंग से मुकेश सहनी है, आईपी गुप्ता अलग हैं और कई अभी लोग खड़े हुए हैं। तो इस स्थिति को देख इस बार दलितों की लड़ाई होगी जबरदस्त, और कौन नेता होगा ये तो समय बताएगा। और खास करके जातीय समीकरण को देखें तो इस पर बड़ा ही उठापटक चल रहा है। अभी एक दलित नेता जो है सारिका पासवान, जो आरजेडी में पहले रामविलास लोजप्पा में थी, उसके बाद आरजेडी में चली गई, उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया ब्रह्मेश्वर मुखिया पर, जो रणवीर सेना के संस्थापक थे, और उसके बाद जो हिसाब किताब हो रहा है सो आप लोगों को मालूम ही होगा। साया सारी तक कंड पहुंच गया है। भूमिहार नेता का आशुतोष है, सभी भूमिहार के सर्वमान्य नेता तो नहीं है लेकिन अपने आप को नेता कहते हैं। उनका कहना है कि उनको हम बेइज्जत करेंगे पूरी तरह। उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया पर जो कमेंट किया तो उससे, लेकिन एक बात तो है, आरजेडी के खिलाफ जो भूमिहार जिस प्रकार से संगठित हो रहे हैं वो उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है। वही कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस में जिस प्रकार से सवर्णों और भूमिहार नेताओं को, खास करके भूमिहार को जिस प्रकार से इस बार दरकिनार किया जा रहा है वो सबको मालूम है। और कई महिलाएं जो जिनका प्रमुख पदों पर थी उनको दरकिनार करके दूसरे को स्थान दिया गया है। और जैसा मैं कह रहा था कि खास करके जो मुख्य वजह है इस बार दलित की बात है, यानी 20% दलित वोट जिसके साथ जाएगा वो इस बार सरकार बनाएगी। तो आप देख लीजिए कि कैसे इसमें कहानी बनने वाली है। तो मैं चिराग पासवान पे था, थोड़ा सा भटक गया था, बाकी चर्चाएं हो गई थी। तो चिराग पासवान जो है वो वहां रैली कर रहे हैं और इसके बाद उनके जीजा जी ने कहा है, अरुण भारती ने कहा है कि अब वो जो है चुनाव का नेतृत्व करेंगे। अब किसका नेतृत्व करेंगे? अपने पार्टी का तो नेतृत्व कर ही रहे हैं। अब एनडीए का नेतृत्व करने वाले हैं कल से, या कुछ नया करने वाले हैं, वो क्या है वो तो पता चलेगा। देखिए, अरुण भारती ने दावा कर दिया, वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, जबकि दूर दूर तक एनडीए में उनका कोई नामो निशान नहीं है। कहीं कोई चर्चा नहीं चल रही है कि चिराग पासवान एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। जब तक नीतीश है 25 से 30 फिर से नीतीश, वो तय है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर एनडीए सरकार में आती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और
तभी नहीं हो सकते हैं वो कि जब वो किसी ऐसे चीज के लिए बार्गेन कर ले बीजेपी, जैसे कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के लिए, और नीतीश कुमार मान जाए, वो भी जबरदस्ती नहीं, नीतीश कुमार मान जाए, नहीं तो फिर नीतीश कुमार को पलटी मारने में समय नहीं लगता। वो किस समय पलट जाएंगे वो उनको खुद भी नहीं पता। तो चिराग पासवान जो इस प्रकार की हरकत अभी कर रहे हैं, इस वक्त समझ में नहीं आ रहा। उन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने उनकी चाबी पूरी तरह से टाइट कर रखी है। अब चिराग पासवान ये भी देख रहे हैं कि कहीं अगर चुनाव में इधर उधर होता है तो केंद्र से इस्तीफा देकर के इधर सरकार बनती है, प्रशांत किशोर अगर जोड़ तोड़ करते हैं तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इसीलिए थोड़े से उनके तेवर सख्त हैं, या तल्ख कह सकते हैं। तो आप इस स्थिति को देखिए, तो ये अच्छी खबर एनडीए के लिए भी नहीं है और चिराग पासवान के लिए तो खास करके नहीं है। अगर एनडीए सरकार में आ जाती है और चिराग पासवान की सीटें कम हो जाती है और बाकी दल के प्रभाव में सही रहते हैं, जिस प्रकार के चिराग पासवान नौटंकी कर रहे हैं, उससे उनके चुनाव पर असर तो पड़ेगा। तो इस स्थिति में चिराग पासवान के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाएगी। दोबारा वो बिहार में फिर कभी खड़ा होना चाहेंगे तो जो भी 25-28 सीट इस पर मिलने की संभावना और एक राज्यसभा सीट और एक एमएलसी वाली बात, उससे भी वो वंचित रह जाएंगे। और फिर नीतीश कुमार पिछले बार 20 में तो माफ कर दिए थे, इस बार की घटना के बाद न बीजेपी माफ करेगी और नीतीश कुमार तो माफ नहीं करेंगे। तो देखना है कि चिराग पासवान के जीजा जी जो ऐलान कर रहे हैं उसमें कितना दम है और किसका नेतृत्व कब से नेतृत्व करेंगे।